Good morning students. Today we will start the new topic is Ohm's law. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हमारे क्लास का जो एम होगा वो आपके पास होगा ओम्स लॉ। ठीक है, ये आपके पास होगा ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ है उसको पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले जो आपने प्रीवियस जो मेरे लेक्चर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर तो हमने न्यूमेरिकल्स निकाले हैं। फर्स्ट और जो सेकंड आपके पास लेक्चर है उन दोनों लेक्चर्स को आपको रीड करना पड़ेगा अगर ओम का नियम समझना है, ओम्स लॉ आपको समझना है। जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझाया है। जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर ये दोनों टर्म आपको क्लियर है, बोथ टर्म आर क्लियर, दिस टॉपिक आज क्लियर। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तभी आपको ओम्स लॉ क्लियर होगा, वरना आपको ओम्स लॉ क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ें। इन दोनों के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स भी दिए थे, आप प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, अच्छा। तो मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज जो हम स्टार्ट करते हैं क्लास, उसका जो एम है आपको ओम्स लॉ समझना है। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा ओम्स लॉ समझ में आ जाएगा, आपने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को छोड़ दिया और ओम्स लॉ समझ लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चले, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे चले, फिर आपको मजा भी आएगा। और फिजिक्स के अंदर आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल लें, जो हमारे डेली लाइफ के अंदर यूजेस होते हैं वो एग्जाम्पल लिए, तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आता है। ठीक है, तो जो अब हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है कि ओम्स लॉ है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एग्जांपल किया था। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो हमने एग्जांपल किया है वो हमने लिया था कि हमारे पास कंडीशन थी, आपके पास ए और बी दो कंडीशन आपके पास क्या है, ए और बी दो कंडीशन है। ए जो कंडीशन है उसके अंदर आपके पास टू बीकर है, ए कंडीशन है उसके अंदर आपके पास टू बीकर्स है। इसको मैं बीकर फर्स्ट कह देता हूं और ये आपके पास सेकंड बीकर है, इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड, या मैं इसको कहता हूं ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास क्या है, वाई है। सेम आपके पास बी कंडीशन है और बी कंडीशन के अंदर ये आपके पास एक्स बीकर है और ये आपके पास कैसा बीकर है, वाई बीकर। आपके पास फोर बीकर है, इन फोर बीकर्स के अंदर मुझे लिक्विड डालना है। लिक्विड मतलब आपके पास H2O हो सकता है। मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर H2O है, इसके अंदर भी आपके पास H2O है, इसके अंदर भी आपको H2O और ये आपके पास H2O। सभी को पता होगा H2O वाटर होता है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास H2O ही होता है। तो इन चारों बीकर्स के अंदर जो आपके पास है वो क्या है, वाटर है। और इनकी जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, मैं कहता हूं कि इसके अंदर आपके पास जो वाटर है वो इतना है, इस बीकर के अंदर वाटर है वो इतना है। सेम इसके अंदर जो बीकर के अंदर आपके पास वाटर है वो ऐसे। ठीक है, यहां तक इन जो आपके पास लिक्विड डाला गया है बीकर्स के अंदर, उनका जो आपके पास वॉल्यूम है वो मैंने आपके रिप्रेजेंट किया कि इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो यहां तक है, मतलब बीकर है वो फुल अमाउंट के अंदर है, लिक्विड बीकर के अंदर जो लिक्विड है वो फुल अमाउंट के अंदर है। इसके अंदर आपके पास इतनी अमाउंट है, यहाँ पर आपके पास फिर फुल अमाउंट है और यहाँ पर आपके पास इतनी। इन दोनों के बीच में मैं अगर डिफरेंस देखूं तो आपके पास जो डिफरेंस होगा वो कुछ इतना होगा, ये आपके पास डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है कि इतना इसके अंदर ज्यादा लिक्विड है। अगर यहाँ पर मैं डिफरेंस देखूं तो आपके पास जो डिफरेंस होगा वो कुछ इतना होगा और यहाँ पर भी आपके पास जो डिफरेंस है वो इतना सा डिफरेंस। ठीक है, सिंपल है कि जो ए कंडीशन है और जो बी कंडीशन है, बी कंडीशन के अंदर जो लिक्विड का डिफरेंस है एक्स बीकर और वाई बीकर के अंदर जो है वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कंडीशन ए के कंपैरिजन। समझ में आई बात? फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास फोर बीकर है, फोर बीकर्स के अंदर आपके पास वाटर है, हर बीकर में आपके पास क्या है, वाटर है। इसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास यहाँ तक है, इस बीकर के अंदर जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो यहाँ तक है, इस वाटर के अंदर जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो फिर से यहाँ पर है और इसका आपके पास यहाँ पर है। अब मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस
फाइंड आउट करता हूं तो मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपके पास इतना है। आई होप आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास इतना है। किसका डिफरेंस है? ये वाटर का डिफरेंस है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक पाइप लगा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपके पास एक पाइप है और यहाँ पर भी आपके पास पाइप है। अब आपके पास वाटर है वो x से y की तरफ जाएगा, इसमें भी x से y की तरफ जाएगा। इस वाटर का जो इसके अंदर आपके पास वाटर है उसकी स्पीड आपके पास ज्यादा होगी या इसके अंदर आपके पास वाटर की स्पीड ज्यादा होगी? यहाँ से x से y की तरफ आपके पास वाटर जाएगा, यहाँ पे आपके पास x से y की तरफ आपके पास वाटर जाएगा, तो स्पीड है वो वाटर की इस केस में ज्यादा होगी या आपके पास इस केस में ज्यादा होगी? सिंपल है कि आपके पास यहाँ पर वाटर की स्पीड है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी विद कंडीशन ए। जो आपके पास कंडीशन ए है उससे आपके पास वाटर की स्पीड है वो यहाँ ज्यादा होगी, बी कंडीशन में ज्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच में जो वाटर का डिफरेंस है ना वो ज्यादा है। समझ में आई बात? देखो और एग्जांपल लेता हूँ। ये आपके पास छत है, ये जो हाथ दिख रहा है वो आपके पास छत है। इस छत से आपके पास ये कोई भी एक जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जो नाला वगैरह होता है वो है, यहाँ से आपके पास वाटर नीचे आ रहा है इस डिस्टेंस के ऊपर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? कुछ 2 मीटर है, तो ये आपके पास स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। अगर मैं इस वाटर को यहीं पर रोक लूंगा तो यहाँ पर आपके पास स्पीड क्या होगी? कम होगी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम मतलब स्पीड भी आपके पास कम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा मतलब आपके पास स्पीड भी ज्यादा। ठीक है, ऐसे आपके पास ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, एक कंडक्टर है गिवन कंडक्टर, जैसे कि ये आपके पास एक गिवन कंडक्टर है, इस गिवन कंडक्टर के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। अब देखो मैं उसको डेफिनेशन लिखता हूं तो आपके पास जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी देखिए एक बार। ये हमारे पास डेफिनेशन है, कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर। मैंने कहा था ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास V = वर्क अपॉन चार्ज होता है, सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है, वो आप इससे पहली वीडियो देखें, सेकंड जो लेक्चर है वो देखें, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पर जाकर वो आप वीडियो देखें, तभी आप यह टॉपिक समझ में आएगा आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर। आपके पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है, उन दोनों, ये आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, जो आपके पास मार्कर है वो मेटेलिक कंडक्टर है। ये पॉइंट आपके पास ए है और ये पॉइंट आपके पास क्या है? बी पॉइंट। ये पॉइंट आपके पास ए है और बी है। मुझे पता है कि वर्क डन होगा किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अगर आपके पास वर्क डन होता है और चार्ज होता है तो आपके पास क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये यही कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर। आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। तो ये आपके पास 2 पॉइंट है, मेटेलिक वायर है, मेटेलिक कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू करंट के। तो इसके अंदर करंट भी होगा। अगर आपके पास कोई वायर है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसके अंदर करंट भी है, और वो कहता है कि एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मेजर करते हैं? V से। पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो डिनोट करते हैं वो आपके पास क्या होता है? V। तो V आपके पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को हम किससे लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं? I से। तो ये आपके पास है I, और ये दोनों कहता है कि एक दूसरे के क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे, और ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। V है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ये ओम्स लॉ होता है। ठीक है, लेकिन आगे क्या कहता है कि पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका टेम्परेचर बढ़े अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊं। ये आपके पास कोई वायर कंडक्टर है, ये कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, इसके अंदर मैंने बैटरी को कनेक्ट किया,
ये आपके पास पॉजिटिव है नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, आपको पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके पास करंट की डायरेक्शन होती है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है, अगर इस सर्किट के अंदर या इस कंडक्टर के अंदर आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं मान लेता हूँ कि ये 20 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो आपके पास जो करंट होगा वो भी कुछ होगा, कितना, 20 एम्पियर हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि आपके पास जो करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज, तो करंट भी आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज होगा। अगर आपके पास वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मैंने डिक्रीज किया, तो करंट भी आपके पास क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है किसी भी एक गिवन कंडक्टर के अंदर। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपके पास मेटेलिक कंडक्टर गिवन है उसका टेम्परेचर क्या रहे, आपके पास कांस्टेंट रहे, उसका टेम्परेचर आपके पास क्या रहे, कांस्टेंट। तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, ये आपको इक्वेशन लिखनी है, ये आपको एग्जांपल था एक समझाने के लिए। और इससे पहले भी जो मैंने दिया था वो आपके पास एग्जांपल था। साथ साथ नोट्स बनाते रहे, नोट्स खुद बनाने सीखें, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना करें कि सर हमें नोट्स लिखवाएंगे। अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स बनाए, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए, ठीक है। डेली का वर्क डेली होना चाहिए। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं ना, तो यहाँ पर आता है v इज इक्वल टू आई और r आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। r क्या होती है आपके पास, कांस्टेंट होता है, ठीक है। किसके लिए आया है r, जब मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया है तब आपके पास क्या आता है, r। समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ होता है उसका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ओम्स लॉ का जो ग्राफ होगा, इधर आपके पास मैं कहूँ कि y एक्सिस होता है, ये आपके पास क्या है, x एक्सिस है। x एक्सिस की तरफ आप करंट लेके चलेंगे, x एक्सिस में होगा वो आपके पास करंट होगा, y एक्सिस में जो है वो आपके पास क्या है, वोल्टेज। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, 0 0 0 0। यहाँ पर आपके पास करंट है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। इधर आपके पास है वोल्टेज 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, कुछ इस तरीके से। पहले आपके पास 0 0, आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ी करंट बढ़ी, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। इस ग्राफ को आप जो रिप्रेजेंट करोगे वो सीधा ऐसे कर सकते हो कि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मतलब ये ध्यान रखना है कि जो ओम्स लॉ होता है उसके अंदर जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा और ये सब समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इस R की। R आपके पास रेजिस्टेंस होता है। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस है, ये भी मुझे तरह पता है कि आपके पास क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल। ये आपके पास क्या है, करंट। ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस। आपके पास एक नई टर्म आ गई, क्या, रेजिस्टेंस। हमने पहले भी यूज किया है एक वर्ड रेजिस्टेंस, जो मैंने कहा था कि हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो यही रेजिस्टेंस को अब हमें क्या करना है, स्टडी करना है। पोटेंशियल डिफरेंस सभी को पता है, करंट है वो भी सभी को पता है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या करता है कि आपके पास कोई भी कंडक्टर है, कोई सर्किट है, उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है उसको रेजिस्ट करता है, उसका अपोज करता है। उसको क्या करेगा, रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब भी अपोज होता है, और अपोज मतलब तो अपोज मतलब अगर आपके पास कोई करंट है, ये आपके पास सर्किट है और इस सर्किट के अंदर आपके पास करंट है, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस करंट का अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। देखो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं हम। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने लिखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी तभी तो आएगी अगर आपके पास कोई गिवन कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसी कंडक्टर के अंदर जो मेटेलिक कंडक्टर था उसके अंदर जो करंट, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस प्रोपोर्शनल को हटाया तभी तो आपके पास क्या आया, रेजिस्टेंस आया। किसकी प्रॉपर्टी हुई है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना, करंट का अपोज करना। फ्लो ऑफ चार्ज,
फ्लो, ये मैंने लिखा फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आपके पास चार्ज का फ्लो होता है तो आपके पास क्या होता है, क्या होता है, करंट होता है। जहां पर चार्ज का फ्लो होगा, अगर आपके पास कोई वायर है, वायर के अंदर चार्ज फ्लो करता है, वही तो हमारे पास करंट कहलाता है। और इसी करंट का क्या करता है, ये रजिस्ट करता है, अपोज करता है। इसलिए ये आपके पास क्या हो गई, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, और इसे हमने क्या कह दिया, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा, हमने पढ़ा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, और V इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, IR, तो R इज इक्वल टू आपके पास क्या है, V अपॉन I। रेजिस्टेंस, अगर आपको किसी भी सर्किट के अंदर या आपके पास कोई न्यूमेरिकल देता है, उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, करंट पूछे, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाकर आपके पास न्यूमेरिकल्स की हम एक और नई वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में। अब थोड़े और कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल्स आएंगे, थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। जो फर्स्ट, जो आपके पास थर्ड लेक्चर था, उसके अंदर हमने सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। तो यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आया R इज इक्वल टू V अपॉन I, और इसकी जो SI यूनिट होती है सभी को पता है, ये तो सभी को पता चल गया है कि इट इज डिनोटेड बाय R, इट इज डिनोटेड बाय R। इसको किससे नोट करते हैं, R से नोट करते हैं। ये आपको नोट्स के अंदर लिखना है, ये सब कुछ है वो आपको नोट्स के अंदर लिखना है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि इट्स SI यूनिट आपके पास जो होगी, इट्स SI यूनिट इज ओम। SI यूनिट आपके पास ओम है, लेकिन रेजिस्टेंस की और यूनिट भी हो सकती है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, SI, वोल्ट, मैं लिखूं यहाँ पर वोल्ट। करंट की SI यूनिट आपके पास क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर। तो आपके पास ये सिंबल किसका, वोल्ट का, और ये सिंबल किसका, एम्पियर का, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, रेजिस्टेंस की यूनिट आ गई। ये तो आपके पास SI यूनिट होती है, और ये आपके पास सेकंड यूनिट हुई वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक टर्म और होती है जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट के अंदर मैंने कल आपको जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर सिंबल बताया था कि जो रियोस्टेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पास एरो दिख रहा है, ये इस एरो को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रोटेट करवा सकते हैं, रियोस्टेट के अंदर ऐसे रोटेट करा सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जो रियोस्टेट होता है, जो आपके पास रियोस्टेट है, जो रियोस्टेट होता है वो आपके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसकी मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूं, जो आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है। तो रियोस्टेट होगा क्या, देखें, ये हमारे लिए एक रियोस्टेट की डेफिनेशन मैंने लिखी है। जो रियोस्टेट की जो डेफिनेशन होगी वो क्या कहती है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपके पास जो रियोस्टेट है वो कैसा डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिवाइस यूज टू कंट्रोल, क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसको, करंट को कंट्रोल करता है। किस तरीके से कंट्रोल करेगा, रेजिस्टेंस को वेरी करवाकर। मैंने अभी बताया कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो करता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है, मतलब करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करेगा तो आपके पास क्या होगा, करंट होगा, और उस करंट का ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, तो रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट का अपोज करना। तो यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस वेरी करेगा, उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो करंट है उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक डेफिनेशन आएगी जो मैंने अभी लिखा है कि इट्स SI यूनिट इज ओम। ओम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो ओम होता है वो इस तरीके का ओम होगा। जो ओम का सिंबल होगा वो आपके पास ऐसा होगा, ये आपके पास ओम होता है, कुछ पाई के जैसा आपके पास ओम होता है ऐसे। ये आपके पास किसका सिंबल है, ओम का सिंबल है, ये आपके पास सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक टर्म और लिखूं, जो टर्म होगी वो आपके पास, मैं आपके रिजल्ट आया R इज इक्वल टू V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो आपके पास क्या होती है, ओम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओम। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो आपके पास होती है वोल्ट। करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर, ये आपके पास एम्पियर है।
ये आपके पास वोल्ट है। इन सभी का सिंबल्स हमें पता है कि ओम का जो सिंबल होता है वो आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, वोल्ट का सिंबल होता है वो V होता है, और एम्पियर का सिंबल है वो आपके पास A होता है। इन सभी की सबसे जो छोटी इकाई होगी वो आपके पास होगी 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो यहाँ से आपको 1 ओम को डिफाइंड करना है। आपके लिए क्वेश्चन है, सभी में ये क्वेश्चन आप डिफाइंड करें कि 1 ओम क्या होगा। ठीक है, डिफाइंड 1 ओम, ये आपको क्वेश्चन है। सभी इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि व्हाट इज द 1 ओम या डिफाइंड 1 ओम। इसको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। R आपके पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो आपके पास ओम होती है। V आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। I आपके पास करंट होता है, करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। मैंने इन तीनों के सिंबल रखे कि ओम का जो सिंबल होता है वो ऐसा होगा, वोल्ट का आपके पास ये है, एम्पियर का आपके पास ये है। सबसे छोटी इकाई रखी 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर। और अब मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो पूछा है डिफाइंड 1 ओम, कि 1 ओम को डिफाइंड करना है कि 1 ओम होगा कैसे। जिस तरीके से आपने ये डिफाइंड किया था कि V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये आपके पास क्या था 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 कूलम। तो आपके पास एक ऐसा कंडक्टर हो जिसके अंदर 1 कूलम चार्ज के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े, वो आपके पास क्या कहलाती है 1 वोल्ट। सेम ऐसे के ऐसे डेफिनेशन यहाँ पर आएगी। आप कमेंट में करके बताएं कि 1 ओम क्या होता है। जिसने वीडियो देखा होगा वो जरूर इसको डिफाइंड करके बताएगा। ठीक है, आगे देखो आप। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन दीज फैक्टर। आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को किससे नोट करते हैं हम, R से। जो R आपके पास होगा, रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का। रेजिस्टेंस हमें पता है कि प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन दीज फैक्टर। किस किस फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगा, डायरेक्टली proportional to the length of the conductor, to the length of conductor। जो आपके पास कंडक्टर है, जैसे कि मैं मान लूं कि आपके पास एक कंडक्टर गिवन है, इसकी लेंथ आपके पास, ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ आपके पास L है। तो कहता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इस लेंथ की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसकी इक्वेशन जो आपके पास आएगी, R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N, इसको इक्वेशन मैंने कहा फर्स्ट। फिर रिपीट करता हूँ कि जो टॉपिक है वो आपके पास है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन दीज फैक्टर। जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी तो आपके पास वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। जो भी आपके पास गिवन कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे जो पहला फैक्टर मैंने लिखा है वो आपके पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो आपके पास कंडक्टर है उसकी लेंथ के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ आपके पास मैं मान लेता हूँ L लेंथ है, कोई भी लेंथ L होगी, उस लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आपके पास लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, अगर आपके पास एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो आपके पास दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जो अगला आपके पास पॉइंट कहता है, जो सेकंड जो पॉइंट है वो कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकंड कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो ये होता है ना वो आपके पास क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जैसे कि और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये कंडक्टर है, कुछ इस तरीके से आपके पास कंडक्टर है, और जो ये आपको एरिया दिख रहा है, आपके जो कंडक्टर की जो इनसाइड जो आपके पास दिखाई देता है ना वो उसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। और उस एरिया के कहता है ये क्या होगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/e। इसका मतलब अगर आपके पास एरिया को इंक्रीज होगा, अगर हमारा एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया कम है तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये कम तो ये ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी आपके पास डिक्रीज होती है तो अनदर क्वांटिटी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो लास्ट जो पॉइंट है ना वो आपके पास कहता है, ये तो लिखना ही है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, और इसको मैंने कहा सेकंड। जो आपके पास लास्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके पास कंडक्टर है वो किसका है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है, या आपके पास जो भी आयरन है, वुड का है, प्लास्टिक का है, उसके नेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ये हम आगे जो लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे कि आपके पास नेचर के अंदर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, आज आपको यहीं तक ही वर्क करना है। आई होप कि आपको जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जो भी क्लासेज हैं वो सभी को समझ में आ रही होंगी, लेकिन आपसे जो लाइक और कमेंट मिल रहे हैं, कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, मैंने पढ़े हैं, सभी का रिप्लाई भी किया है, लेकिन लाइक के अंदर आप कंजूसी ना करें। सभी जो भी वीडियो देखता है उसको लाइक करें, और अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको बार बार देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, और इन्हीं वीडियो से आपको नोट्स बनाने हैं। किसी भी बोर्ड का हो, वो सीबीएसई बोर्ड हो या आपके पास हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए न्यूमेरिकल्स हैं वो ज्यादा डिपेंड करते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स की भी अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की बनाई है। अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का देख रहा है, उसको कुछ दिक्कत है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट के अंदर न्यूमेरिकल डाल सकता है, या आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर है उसके अंदर आप उसको डाल सकते हो, बता सकते हो, तो आपको वीडियो के अंदर वो मिल जाएगा। तो आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।